नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुक कर एक बड़ी खबर का। तुर्की में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। बड़ी खबर आपको बता दें एक बार फिर से, तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई है। और आपको बता दें कि भूकंप से अभी तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भूकंप के कारण लोगों में दहशत का माहौल है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं तुर्की में। बिल्कुल, देखिए आपने देखा जिस तरह से जो पहला भूकंप आया था और जो विनाश लीला तुर्की में देखने को मिली, साथ में सीरिया में भी देखने को मिली, उसके बाद कई बार अब तक ऐसा हो चुका है कि तुर्की में लगातार भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। हालांकि कई शहरों में इमरजेंसी का ऐलान भी किया जा चुका है। मलबे से लोगों को निकालने का सिलसिला अभी तक चल रहा है। अब तक अगर कहें तो कुल मिलाकर 15,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का भी यहाँ पर ऐलान किया गया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो मलबा है उससे राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है, जिंदगियां बचाई जा रही हैं। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में जवाब देंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर कल जमकर निशाना भी साधा था जब वो लोकसभा में बोल रहे थे। आज राज्यसभा में जवाब देंगे पीएम मोदी। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे राज्यसभा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए लोकसभा में राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा था। और इस दौरान पीएम ने शेर और शायरी के जरिए राहुल गांधी पर जमकर तंज कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब देने का सिलसिला रुका ही नहीं, वो आज राज्यसभा में भी राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर जवाब देने वाले हैं। और इसी बात की घोषणा सभापति जगदीप धनखड़ ने की थी। पीएम मोदी का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर हुई चर्चा पर आज दोपहर 2 बजे जवाब देंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में जवाब देने वाले हैं। इससे पहले कल लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया था और इस दौरान देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो तमाम बातें तो उन्होंने रखी, लेकिन इसके अलावा निशाने पर विपक्ष रहा और विपक्ष पर तीखे हमले किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल खास जैकेट पहनकर सदन पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, प्लास्टिक की बोतल से बनी हुई थी ये जैकेट और इस खास जैकेट को पहनकर कल सदन पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रिसाइकिल कर इस जैकेट को बनाया गया था। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट पर चर्चा के दौरान संसद जब कल वो पहुंचे थे तो वो अपनी खास नीली जैकेट में नजर आए। इस जैकेट को प्लास्टिक की बोतल्स को रिसाइकल करके बनाया गया है। इस जैकेट को पीएम मोदी को सोमवार को ही गिफ्ट किया गया था। 2 दिन बाद पीएम इसे पहनकर संसद पहुंच गए। पीएम मोदी को जैकेट जो दी गई थी वो तो एक सैंपल भर है। इसी तर्ज पर इंडियन ऑयल के कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के लिए कपड़े बनाने के लिए 10 करोड़ से अधिक पीईटी बॉटल्स को रिसाइकल किया जाएगा। तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये कल की तस्वीर है लोकसभा की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो ये नीली जैकेट जो उन्हें दी गई है गिफ्ट के तौर पर, ये बोतल्स को, प्लास्टिक बोतल्स को रिसाइकल करके बनाई गई और वही खास जैकेट पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लोकसभा पहुंचे थे। और आपको बता दें कि आज द्रौपदी मुर्मू
गुरुग्राम के दौरे पर रहने वाली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगी। कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होने वाली हैं। यहां पर महामहिम ओम शांति रिट्रीट सेंटर का शुभारंभ करेंगी। सीएम मनोहर लाल भी महामहिम द्रौपदी मुर्मू का यहां पर स्वागत करेंगे। जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुरुग्राम आएंगी, जहां पे आपको बता दें कि राष्ट्रपति गांव भौड़ाकला स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में विमेन एज फाउंडेशन ऑफ अ वैल्यूएबल सोसाइटी राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करने वाली हैं। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो उधर राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली जयपुर हाईवे से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। वहीं डाइवर्जन 2 बार होगा और साथ ही कुल 6 घंटे तक ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। इसको लेकर ट्रैफिक इंस्पेक्टर, जोनल ऑफिसर और एसीपी ट्रैफिक को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 8 फरवरी को गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव और पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन ने ओम शांति रिट्रीट सेंटर का दौरा भी किया था। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी के दौरे पर अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, वाराणसी के दौरे पर अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और काशी की संस्कृति और परंपरा से वो यहां पर रूबरू होने वाली हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन आज वाराणसी आ रही है। आपको बता दें कि 3 दिन के प्रवास में हिलेरी काशी की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक संबंधों से रूबरू होंगी। इसके साथ ही विश्वनाथ धाम, सारनाथ, रामनगर का भ्रमण करेंगी। दशाश्वमेध घाट का पर जाकर गंगा आरती और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी देखेंगी। वहीं वो खुद सहायता समूह की कुछ महिलाओं से भी मुलाकात कर सकती हैं। काशी भ्रमण के बाद 11 फरवरी को विशेष विमान से दिल्ली लौट जाएंगी। हिलेरी भारत में आ चुकी हैं और गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर है। हिलेरी क्लिंटन के दौरे को देखते हुए अमेरिकी दूतावास के अधिकारी पहले से ही वाराणसी पहुंचे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन के मुताबिक हिलेरी क्लिंटन 9 फरवरी को शाम में काशी पहुंचने के बाद नदेसर के होटल में ठहरेंगी। अगले दिन यानी 10 फरवरी की सुबह वह भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ का भ्रमण करने जाएंगी। इसके बाद गंगा में उनके नौकायन और टेंट सिटी के भ्रमण का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो कई कार्यक्रम है जिसमें अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन शामिल होने वाली हैं। इसके अलावा कुछ एनजीओ चलाने वाली महिलाओं से भी वो मुलाकात कर सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि अडानी के मुद्दे पर संसद में संग्राम देखने को मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच नोक-झोंक भी देखने को मिली। संसद के दोनों सदनों में अडानी समूह को लेकर बवाल मचा हुआ है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई है। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में पीएम मोदी पर जमकर सियासी तीर छोड़े और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की स्पीच के दौरान कई पल ऐसे आए जब हंसी ठिठोली भी हुई। 40 मिनट की स्पीच के दौरान खड़गे सभापति जगदीप धनखड़ से भी उलझते नजर आए। उन्होंने अडानी पीएम मोदी के रिश्ते, अडानी के तेजी से अमीर बनने, अडानी की कंपनियों को लेकर कई सवाल पूछे और इसी दौरान सदन में नोक-झोंक भी देखने को मिली। अडानी समूह को लेकर देखिए सरकार का घेराव लगातार किया जा रहा है। विपक्ष दोनों सदनों में सरकार को घेर रहा है और इसके साथ ही प्रदर्शन का दौर भी चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर जी एक बहुत बड़ा
बात बोली है या जुमला बोली है, कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन मैं आपके सामने चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं ये मैं पूछना चाहता हूं। एक देखिए, एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। मुझे समझ में नहीं आता, इतना फास्ट डेवलपमेंट। हाँ, ये क्या दोस्ती की मेहरबानी बोलना? क्या आप उनसे फिर क्यों साहब? चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा आरोप देखने को मिला। राष्ट्रपति के अभिभाषण में मुसलमानों का जिक्र ही नहीं है। कल असदुद्दीन ओवैसी की ओर से बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया गया, अल्पसंख्यकों का बजट कम किया गया है। ये बातें भी कल असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कही गई। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि बिल्किस बानो को इंसाफ क्यों नहीं मिला है, बीजेपी को हरे रंग से दिक्कत है, ये कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में सरकार को जमकर घेरा। ओवैसी ने लोकसभा में सरकार पर मुसलमानों की शिक्षा, पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ने को लेकर सरकार पर सवालों की बौछार की और कहा कि जो देश की आबादी में 19% की हिस्सेदारी रखती है, उसके लिए अभिभाषण में एक लाइन तक नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने हेट स्पीच का मुद्दा भी उठाया और कहा कि कोई एक महीना ऐसा नहीं जा रहा जब मुसलमानों को कत्ल की धमकी ना दी गई हो। इसके साथ ही ओवैसी मोदी सरकार को चीन के मुद्दे पर घेरते नजर और साथ ही इंदिरा गांधी से सीख लेने की नसीहत भी दे डाली। बात सच नहीं है कि आपने माइनॉरिटी के बजट को 40% कम कर दिया, स्कॉलरशिप के पैसों में 560 करोड़ रुपए कम कर दिए। ये आपकी मोहब्बत है जो नफरत की निशानी बनती है। नरेंद्र मोदी की सरकार ये नहीं चाहती कि अक़लियत और मुसलमानों के बच्चे तालीम याफ्ता होकर इस देश को मजबूत करें। मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो। बरसर इक़्तिदार जमात ने गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन को हरा रंग किया गया था, उसको ये कहकर तब्दील कर दिया कि मुसलमानों का रंग है। सर, मैं पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार तिरंगे के हरे रंग को निकाल देंगी? क्या हरा रंग मुसलमानों का है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार खरबूजे पर पाबंदी आयद कर देगी और देश की जनता से कहेगी कि नागपुर में आपके हेड ऑफिस में उगा हुआ सिर्फ संतरा खाया जाएगा? सर, नारी शक्ति की आप बात करते हैं तो बिल्किस बानो अगर मुसलमान नहीं होती तो बिल्किस बानो को इंसाफ मिल जाता। और इसी बीच एक बड़ी खबर कर्नाटक से आपको बता दें, डीके शिव कुमार को ईडी का नोटिस मिला है। डीके शिव कुमार ने नोटिस को लेकर सवाल उठाए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीके शिव कुमार को ईडी की तरफ से नोटिस मिला है जिसे लेकर उन्होंने सवाल उठाए। तो डीके शिव कुमार ने कहा कि ईडी केवल विपक्ष को ही नोटिस भेजता है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के नोटिस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ईडी ने मेरी बेटी की स्कूल फीस और परीक्षा परिणाम के बारे में पूछताछ के लिए एक नोटिस भेजा है। मैंने ईडी द्वारा पहले भेजे गए नोटिस का जवाब दिया है, अब फिर से मुझे समन भेजा गया है। और आपको बता दें कि ईडी केवल विपक्ष को नोटिस भेजता है, ये डीके शिव कुमार ने कहा है। गौरतलब है कि शिव कुमार इससे पहले नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली में ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को ही नोटिस क्यों भेजता है ईडी। 22 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि डीके शिव कुमार ने कहा कि मेरी बेटी को सीबीआई ने नोटिस दिया, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ
केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई का हवाला देते हुए कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ये एजेंसियां सत्ता पक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। तमिलनाडु से बड़ी खबर है, जहां पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। सीएम स्टालिन ने इस योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें हर महीने 1000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो आपको बता दें कि तमिलनाडु से ये बड़ी खबर है, जहां सीएम एमके स्टालिन ने चेन्नई के एक हिंदू कॉलेज में छात्रवृत्ति योजना पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस योजना में छात्राओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की छात्रवृत्ति राशि दी जाएगी। सीएम ने कहा कि इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम के माध्यम से कुल 1.16 लाख छात्र लाभान्वित हुए हैं, जिसके लिए कुल 69.44 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत की है सीएम एमके स्टालिन ने, और हर महीने छात्रवृत्ति के तौर पर छात्राओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे। पुदुमई पेन योजना की शुरुआत की गई है और इसके लिए जो खर्च किया जाएगा वो 69 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत इस पर आएगी, और इससे लाभान्वित होने वाले छात्राओं की संख्या करीब 1,16,000 के करीब होगी। और तमिलनाडु से ही एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थेनारासु लड़ेंगे विधानसभा उपचुनाव। एआईएडीएमके के उम्मीदवार हैं केएस थेनारासु। बीजेपी ने पार्टी को समर्थन दिया है। तमिलनाडु के चेन्नई में ईपीएस गुट से एआईएडीएमके के उम्मीदवार केएस थेनारासु ने इरोड ईस्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। और खास बात यह है कि बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है। ओपीएस गुट के दौर से बाहर होने के बाद नामांकन के आखिरी दिन ईपीएस गुट के उम्मीदवार थेनारासु ने पर्चा दाखिल किया। इससे पहले बीजेपी ने दो विरोधी अन्ना द्रमुक गुटों के बीच एक अस्थायी समझौता कराया था, जिसके बाद ओ पनीरसेल्वम गुट ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया और ईपीएस खेमे ने अपने उम्मीदवार और चुनाव चिन्ह को बरकरार रखा है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना से आ रही है, जहां पर रेवंत रेड्डी के विवादित बोल सामने आए हैं और इस विवादित टिप्पणी को लेकर अब शिकायत दर्ज कराई गई है। रेवंत रेड्डी के विवादित बोल पर शिकायत दर्ज कराई गई है। मुख्यमंत्री आवास को लेकर बयानबाजी की गई थी। तो आपको बता दें कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के विवादास्पद टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही बीआरएस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन का भी आह्वान किया है। आपको बता दें कि रेड्डी ने कहा था कि भले ही माओवादी मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को विस्फोटकों से उड़ा दें, इसका बहुत कम असर होगा, क्योंकि यह लोगों के लिए किसी काम का नहीं है। इसके अलावा तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी बीआरएस सरकार और सीएम केसीआर पर जमकर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के केंद्र में 10 एकड़ जमीन में 2000 करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने 150 कमरों का प्रगति भवन बनवाया। मैं युवाओं से पूछता हूं कि क्या आप में से कोई प्रगति भवन गया? क्या आपको प्रगति भवन में आमंत्रित किया गया? ఎకరాలలో 2000 కోట్లు పెట్టి 150 గను ప్రగతి భవన్ నిర్మించుకున్నాడు। केंद्रीय बजट के खिलाफ सीपीआई-एम का प्रदर्शन देखने को मिला है। बजट मध्यम वर्ग और गरीबों के खिलाफ है। केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तमिलनाडु के चेन्नई में सीपीआई-एम ने केंद्रीय बजट 2023-24 को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बिल्कुल, देखिए 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था और सरकार की ओर से कहा गया था कि बजट मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए है, लेकिन विपक्ष इसको लगातार
मध्यम वर्ग और गरीबों के खिलाफ बता रहा है। जी रामकृष्णन ने कहा कि हमारी पार्टी बजट गरीबों और मध्यम वर्ग के पक्ष में नहीं है। खाने पीने की चीज और दवाओं पर जीएसटी खत्म की जानी चाहिए। देखिए, बजट का एक तरफ जहां सत्ता पक्ष बजट को लेकर ये कह रहा है कि बहुत शानदार बजट है, वहीं विपक्ष जो है वो लगातार इस बजट के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहा है और इस बजट को मध्यम वर्ग और गरीबों के खिलाफ बता रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा में भूकंप पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई है। मदद करने का संकल्प और प्रस्ताव भी पारित किया गया है। केरल से यह बड़ी खबर है, जहां पर विधानसभा में भूकंप पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही उनकी मदद करने का संकल्प लिया गया है और उसके लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। तो आपको बता दें कि तुर्की और सीरिया में जिस तरीके से भूकंप ने तबाही मचाई है, करीब 15,000 से ज्यादा लोगों की वहां पे अभी तक की स्थिति है कि मौत हो चुकी है, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई केरल विधानसभा में। साथ ही उनकी मदद करने का संकल्प लेते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि जब दुनिया इन देशों में प्रभावितों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए एक साथ आ रही है, तो हम भी अपना काम करके हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। विजय ने कहा कि सदन उन लोगों के साथ हाथ मिलाता है जिन्होंने आपदा में अपने प्रियजनों को खो दिया। भारत सहित कई देश आगे आ रहे हैं और मदद कर रहे हैं। हम भी अपनी भूमिका निभाने के लिए हाथ मिलाएंगे। आपको बता दें कि तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी 7.8 की तीव्रता के भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15,000 से ज्यादा हो चुकी है। तो सीरिया और तुर्की में जो भूकंप आया उसकी वजह से कई लोगों की जान गई है, कई लोग अभी भी मदद की आस में हैं और केरल विधानसभा में जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और मदद को लेकर एक प्रस्ताव भी पास किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।